वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में से रेलवे के प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन रेलवे के प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चंस हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की। नीति आयोग प्रत्येक स्तर पर सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करता है। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार है तथा नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अमिताभ कांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली शहर में स्थित है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा गठित एक नई संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग किसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, योजना आयोग। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2018 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, राजीव कुमार। जुलाई 2018 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। जुलाई 2018 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। मार्च 2019 में भी श्री राजीव कुमार ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिला आते हैं। इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने सिफारिश की कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए वर्ष 1956 में किया गया था। समिति ने ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया, जो है ग्राम पंचायत समिति, खंड पंचायत समिति, जिला पंचायत समिति। इस समिति ने सिफारिश की थी कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य है? इसका जो सही आंसर है
वो ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। राजस्थान भारत में पंचायती राज संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य है। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को की थी, जबकि पश्चिम बंगाल ऐसा पहला राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है, जो इस प्रकार है: ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन बिल 2018 पारित किया ताकि 3 सतहों की पंचायती राज्य प्रणाली की अंचल समिति को रद्द कर राज्य में 2 सतह की प्रणाली की स्थापना की जा सके। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन बिल 2018 पारित किया ताकि 3 सतहों की पंचायती राज्य प्रणाली की अंचल समिति को रद्द कर राज्य में 2 सतह की प्रणाली की स्थापना की जा सके। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के मध्य स्तर अंचल समिति को हटाने और राज्य में 2 स्तरीय प्रणाली स्थापित करने के लिए मार्च 2018 में एक विधेयक पारित किया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 243B के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं हो सकता जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं हो है। 2 स्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य प्रत्यक्ष संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगरपालिका निगम है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी मद्रास नगर निगम। भारत का पहला नगरपालिका निगम मद्रास नगर निगम था। इसकी स्थापना 29 सितंबर 1688 में की गई थी। इसके बाद 1876 में कलकत्ता नगर निगम की स्थापना की गई थी तथा 1958 में दिल्ली नगर निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी LM सिंघवी समिति। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 ईस्वी में LM सिंघवी समिति बनाई गई। सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 ईस्वी में किया गया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर स्थापित पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए सिंघवी समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है स्थगित समय से 6 माह के अंदर। अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव स्थगित समय के 6 माह के अंदर होगा। ग्राम पंचायतों के विघटित होने की दशा में इसके विघटित होने की तिथि से 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया गया। ग्राम पंचायत, खंड पंचायत समिति, जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैट्रिक।
हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता मैट्रिक निर्धारित की गई है। हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सामान्य प्रत्याशियों को न्यूनतम योग्यता 10वीं पास एवं महिलाओं, सामान्य और अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं पास रखी गई है। यदि कोई अनुसूचित जाति की महिला पंच का चुनाव लड़ती है तो उसके लिए 5वीं पास होना अनिवार्य है। राजस्थान के बाद हरियाणा दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां पर पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2015 में निम्नलिखित में से किस विकल्प को हरियाणा में पंचायत चुनाव में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में घोषित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, घर में एक प्रयोजनमूलक शौचालय। दिसंबर 2015 में घर में एक प्रयोजनमूलक शौचालय को हरियाणा में पंचायत चुनाव में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती है क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं है। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम योग्यता कक्षा 5 है। राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती है क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं है। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता कक्षा 5 पास होना अनिवार्य है, ऐसा राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के पास। भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। भारत के राष्ट्रपति के पास कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं: संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार, अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123, क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72, नियुक्ति संबंधी अधिकार प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकते हैं? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, राष्ट्रपति। भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1975 में। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा 1975 में की गई थी। इंदिरा गांधी ने 1966 से लेकर 1977 तक और 1980 से लेकर मृत्यु तक देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। 1975 में विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ती मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति और अनियंत्रित भ्रष्टाचार पर इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत प्रदर्शन किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने पिछले चुनाव के दौरान अवैध तरीके का इस्तेमाल किया था। इस बात ने आग का काम किया। इस कारण लोगों में उनके प्रति क्रोध भी बढ़ गया। श्रीमती गांधी ने 26 जून 1975 के दिन इस्तीफा देने के बजाय देश में अशांत राजनीतिक स्थिति के कारण आपातकाल घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। संकट काल से निपटने के लिए राष्ट्रपति को निम्नलिखित आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात। अनुच्छेद 352 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात। अनुच्छेद 356 वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया था। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगा। उस समय देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इसकी घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति को ऐसा संज्ञान होने पर कि भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय साख का खतरा पैदा हो गया है तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 143 परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार तथा अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, आकस्मिक निधि का। आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा आकस्मिक निधि का उपयोग किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन है। इस निधि को राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा रखा जाता है। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है और वह किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम दे सकता है। इसे बाद में संसद द्वारा प्राधिकृत करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा दिया गया था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, 69वें संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा दिया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 ए में संसद द्वारा 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1951 में। वर्ष 1951 में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान को समय समय पर आवश्यकतानुसार अब तक कुल 103 बार संशोधित किया गया है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया। इस संशोधन में स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया तथा इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लेखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग अलग से। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के
दोनों सदन ऊपरी और निचले सदन अलग से पारित होता है। भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदन में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 के प्रस्तावित मसौदे में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है आचमनयुक्त धारा। राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 के प्रस्तावित मसौदे में आचमनयुक्त धारा शामिल नहीं है। राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 में अविरल धारा, निर्मल धारा, स्वच्छ किनारा प्रस्तावित मसौदे में शामिल है, जबकि आचमनयुक्त धारा इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 2 शब्द जोड़े गए थे। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क भाग 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया। वर्तमान में 11। इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायत राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 73वां। भारत में पंचायत राज की स्थापना के लिए 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत संविधान के भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, 42वां। भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। स्वर्णा सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, सेक्युलर एवं अखंडता जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 42वां। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान का दर्जा दिया जाता है। यह अब तक का सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक विवादास्पद संवैधानिक संशोधन था। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों की मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया।
इसके द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। शिक्षा, मापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा और जनसंख्या नियंत्रण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़। 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कन्नड़ भाषाओं को शामिल नहीं किया गया है। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषाओं का समावेश 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जबकि कन्नड़ भाषा आरंभ में ही 8वीं अनुसूची में सम्मिलित थी। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, 42वें संशोधन अधिनियम को। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत 42वें संशोधन अधिनियम को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन में बड़ी संख्या में परिवर्तन की वजह से मिनी संविधान की संज्ञा दी गई। इसी में सर्वप्रथम संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, ओडिया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग। संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य ओडिया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 में 15वें स्थान पर आने वाली भाषा ओडिया का नाम परिवर्तित कर उड़िया कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2015 तक संविधान में संशोधनों की कुल संख्या क्या थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 100। मई 2015 तक संविधानों में संशोधनों की कुल संख्या 100 थी। मई 2015 तक संविधान में संशोधनों की कुल संख्या 100 थी। 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद के समझौते को लेकर था। मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में संशोधनों की संख्या 103 थी। 103वां संविधान संशोधन स्वर्ण वर्ग के गरीब लोगों को 10% आरक्षण देने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नकाल के अनुसार भारतीय संविधान में किए गए कुल संशोधन की संख्या है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, 100। प्रश्नकाल के अनुसार भारतीय संविधान में किए गए कुल संशोधनों की संख्या 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 93वां संशोधन। संविधान का 93वां संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। 93वां संविधान संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। इस संशोधन अधिनियम के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 5 जोड़ा गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 368 भाग 20 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। संविधान का 99वां संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना के बारे में है। संविधान का 99वां संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
NJAC की स्थापना से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक है। यह भारतीय संसद के कानून की व्याख्या करने वाला सबसे बड़ा अभिकरण है। 14 अक्टूबर 2015 को मुख्य न्यायाधीश JS खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम और 99वें संविधान संशोधन को रद्द कर कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1951 में। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था। इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। साथ ही इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 1951 में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। इस अनुसूची में आरंभ में कुल 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को तथा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, संताली, मैथिली को 8वीं अनुसूची के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 22 भाषाओं को। 2017 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सरकारी भाषाओं में से एक नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गढ़वाली पहाड़ी। गढ़वाली पहाड़ी भाषा 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सरकारी भाषाओं में से एक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल की राज्य भाषा है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मलयालम। केरल की राज्य भाषा मलयालम है। केरल की राज्य भाषा मलयालम है। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयी ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया गया है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 22 भाषाओं को। भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाओं को कार्यालयी ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 ईस्वी 21वां संशोधन में सिंधी को, 1992 ईस्वी 71वां संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को, 2003 ईस्वी 92वां संशोधन में मैथिली, संताली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में एक द्रविड़ मूल भाषा में नहीं है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मराठी। मराठी भाषा एक द्रविड़ मूल भाषा में नहीं है। द्रविड़ भाषा के अंतर्गत 4 भाषाएं आती है, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम। मराठी भाषा आर्य भाषा परिवार का सदस्य है। इसका विकास संस्कृत के अपभ्रंश से हुआ है।
इसे बोलने वालों की कुल संख्या 9 करोड़ है, जो 900 ईस्वी से प्रचलन में है। यह भी हिंदी के समान संस्कृत आधारित भाषा है, जो महाराष्ट्र और गोवा की राज्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा की कार्यालयी भाषा क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोंकणी। गोवा की कार्यालयी भाषा कोंकणी है। गोवा की कार्यालयी भाषा कोंकणी है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण प्रदेश में प्रचलित बोली को सामान्यतः कोंकणी कहते हैं। कोंकणी के अलावा मराठी एवं अंग्रेजी गोवा की सहायक कार्यालयी भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है अंग्रेजी। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में और 1967 में अंग्रेजी भाषा को नागालैंड की राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 343। भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदनों के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अनिश्चित। भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल अनिश्चित वर्षों का होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के नियुक्ति, योग्यता, पदवादि, वेतन, कार्य तथा अधिकारों का उल्लेख है। इसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद पर बना रहता है, अर्थात उनका कार्यकाल अनिश्चित होता है। महान्यायवादी भारत के प्रथम विधिक अधिकारी होते हैं। वर्तमान मई 2019 तक में भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किस विधि अधिकारों के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार के विधि अधिकारी होते हैं। ये न तो संसद के सदस्य होते हैं और न ही मंत्रिमंडल के सदस्य, लेकिन उन्हें संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 88 जबकि अनुच्छेद 165 में राज्य में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।